लग्नों के आधार पर कौन कौन सा कारकत्व होता है और जन्म पत्री का विश्लेषण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आज हम देखेंगे इस विषय में मेष लग्न का फलादेश। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूँ स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, हम देख रहे हैं मेष लग्न के आधार पर कारकत्व और फलादेश। तो लग्नों में मेष लग्न जो पहला लग्न होता है, भावार्थ रत्नाकर में बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण बताया गया है। हम विचार करते हैं कि मेष लग्न में यदि सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं लग्न के अंदर तो यह राजयोग बन जाता है, ऐसा भावार्थ रत्नाकर में लिखा गया है। अब देखिए, सूर्य और चंद्रमा से राजयोग कैसे बनता है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है। जब ये दोनों एक साथ लग्न में बैठ जाते हैं तो पहली बात तो ये कि ये केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध हो गया जो राजयोग होता है, और वहां पर मेष लग्न में सूर्य उच्च राशि का होता है। सूर्य राज का कारक ग्रह होता है और चंद्रमा भी होता है, इसलिए ये राजयोग बनाता है। दूसरा, हम आपको बताते हैं कि शुक्र मेष लग्न में मारक होता है। तो मारक तो होता ही है क्योंकि द्वितीयेश और सप्तमेश होता है। चूंकि दोनों भाव मारक भाव हैं, इसलिए शुक्र मारक होता ही है। ऐसा शुक्र यदि मारक भाव में बैठ जाएं, द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में, तो अत्यधिक मारक प्रभाव देते हैं। यह आप उदाहरण में स्पष्ट समझ सकते हैं। तीसरा सूत्र है, मकर राशि में स्थित बृहस्पति मारक बन जाता है। अब देखिए, चूंकि मेष लग्न में शुक्र मारक होता है, यहां बृहस्पति को मारक यह बताया गया है कि मकर राशि में यदि स्थित हो। मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है। मकर राशि मेष लग्न से दशम भाव में आती है, शनि की राशि है। दशम भाव में यदि बृहस्पति होता है तो वो नीच का हो गया। अब यहां मेष लग्न में बृहस्पति कौन कौन से भाव का स्वामी ग्रह होता है? नवम का होता है। मेष लग्न में बृहस्पति नौवें घर का मालिक अर्थात भाग्य घर का मालिक होता है और 12वें घर का मालिक होता है। द्वादशेश भी मारक प्रभाव रखता है, क्योंकि लग्न से द्वादश है तो लग्न की हानि करेगा। इसलिए उस मार्केश ग्रह का नीच राशि में बैठ जाना मारक प्रभाव लाता है। इस प्रकार से यह बताया गया है। इसका एक और कारण है, यहां दशम भाव में मकर राशि में स्थित बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, अर्थात मारक भाव पर पड़ेगी। इसलिए वहां भी यह अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए बृहस्पति यदि मकर में हो जाए तो कुछ मारक प्रभाव अवश्य रखेगा। पूर्ण मार्केश तो शुक्र आदि दूसरे ग्रहों की स्थिति देखकर पता लगाया जा सकता है। चौथा सूत्र हम आपको बताते हैं, बृहस्पति शनि की युति राजयोग प्रदान नहीं करती है। अब देखिए, यहां पर बृहस्पति जो है नौवें घर का मालिक अर्थात त्रिकोण का स्वामी हुआ, धनु राशि वहां पड़ती है, और 10वें घर में जो राशि है वो मकर है, उसका स्वामी शनि है। तो इन दोनों की युति तो ए ग्रेड का राजयोग प्रदान करना चाहिए। धर्म कर्माधिपति योग बन सकता है और बनता है, नवमेश और दशमेश का संयोग। परंतु यहां लिखा गया है कि इन दोनों की युति राजयोग प्रदान नहीं करती है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ये मेष लग्न में यदि स्थित हो जाए तो एक तो वहां शनि नीच का हो गया। यहां जो लिखा गया वो मेष लग्न में स्थित होने के बारे में लिखा गया। वहां पर मेष राशि
शनि की नीच राशि है, वहां शनि नीच राशिस्थ हो गया। दूसरा, बृहस्पति वहां स्थित होता है, वो द्वादशेष भी होता है भाग्येश के साथ साथ, तो शनि वहां फल नहीं दे पाता, इसलिए ये राजयोग प्रदान नहीं करते। पांचवा सूत्र है, मेष लग्न के लोगों को बीमारियों का भय रहता है। मेष लग्न के लोगों को किस प्रकार की बीमारियों में भय रहता है? विशेषकर गर्मी से होने वाले रोग, हथियारों से भय, चोट आदि लगने का भय रहता है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि मेष लग्न एक अग्निकारक लग्न है, अग्निकारक राशि है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल होता है। मंगल अष्टम भाव का स्वामी ग्रह भी होता है लग्न के साथ साथ, इसलिए अष्टम भाव अशुभ होता है। यद्यपि मंगल की मूल त्रिकोण राशि लग्न में पड़ती है, परंतु फिर भी अष्टमेश होने के साथ साथ ये अशुभ प्रभाव देता है। यहां पर किसी ग्रह के बारे में नहीं बताया गया है, बस ये बताया गया कि मेष लग्न में बीमारियों का भय रहता है। विशेषतः जो भी हमने चर्चा की वो बीमारियां, तो ये जब भी स्वास्थ्य हानि होती है इस प्रकार से होती है, ये विशेषता बताई गई है। छठा सूत्र दर्शकों ये है, यदि मंगल बुध की युति होती है, एक साथ बैठते हैं, तो मस्तिष्क की बीमारी से मृत्यु हो सकती है। और इन ग्रहों की दशा भुक्ति में हो सकती है। अब देखिए, यहां पर मंगल तो लग्नेश होता ही है और बुध षष्ठेश होता है, रोग भाव का मालिक, छठे घर का स्वामी। लग्नेश के साथ जब छठे घर का स्वामी बैठ जाए, और बुध वैसे ही विपरीत होता है, इसलिए चूंकि यह लग्नेश अष्टमेश भी है, तो ये अष्टमेश और षष्ठेश की युति हुई। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, अष्टम भाव से मृत्यु के कारणों के बारे में जाना जाता है। तो षष्ठेश के साथ बुध के साथ उसकी युति पहले तो इनकी दशा भुक्ति में तकलीफ देगी, स्वास्थ्य हानि देगी, मृत्यु भी दे सकती है, वो तो आयुखंड से देखना पड़ता है। लेकिन मस्तिष्क की बीमारी, अब चूंकि मेष लग्न का स्वामी मंगल है, लग्न मस्तिष्क का द्योतक हो गया, बुध बुद्धि का कारक होता है, मस्तिष्क संबंधी बातें बुध से भी देखी जाती है। षष्ठेश भी है, अष्टमेश भी है, इसलिए इनकी युति मस्तिष्क संबंधी रोग देती है और मृत्यु दे सकती है। सातवां सूत्र यह है कि ये एक ऐसा अकेला लग्न है, मेष लग्न, जहां द्वादशस्थ अर्थात 12वें भाव में दूसरे भाव का स्वामी ग्रह बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। कौन सा हुआ? शुक्र हुआ। शुक्र यदि 12वें घर में बैठ जाए, 12वें स्थान में स्थित हो जाए, तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है धन का। किसी अन्य लग्न के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि धन भाव का स्वामी ग्रह शुक्र और अपनी उच्च राशि में 12वें स्थान में मीन राशि में बैठेगा, तो वो पावरफुल तो हो ही गया। क्योंकि 12वां स्थान भोग्य पदार्थों का द्योतक होता है, शुक्र भोगविलास का ग्रह होता है, इसलिए ये सुख सुविधाओं में खर्चा कराता है, व्यय कराता है, और व्यय जो है धन आने से ही होगा। ये 12वां घर जो है बाहर दूर दराज के क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, विदेशों को प्रदर्शित करता है, इसलिए बाहर से, दूर दराज से, विदेशों से धन की प्राप्ति होती है और सुख सुविधाओं पर व्यय भी होता है। उच्च जीवन स्तर हो जाता है शुक्र के उच्चस्थ होने से। इस प्रकार से यह सूत्र है।
सातवां। और आठवां जो सूत्र है वो ये है कि मंगल शुक्र का संयोजन, मंगल और शुक्र एक साथ स्थित हो जाए तो ये योग घातक परिणाम दे सकता है, क्योंकि शुक्र डबल मार्केश है यहां पर, द्वितीयेश और सप्तमेश। उसके साथ मंगल यदि स्थित हो जाए लग्नेश, जो अष्टमेश भी है, तो मारक प्रभाव प्राप्त होता है। और अष्टमेश मंगल होने से अष्टम भाव अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल, बाधाएं लाता है, अप्रत्याशित परिणाम देता है, घातक हो सकता है। इसलिए इन दोनों की युति यहां अच्छी नहीं बताई गई है। प्रिय दर्शक, नवां सूत्र यह है कि मंगल वृष में बृहस्पति और शुक्र के साथ हो, वृष राशि में अर्थात द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में मंगल बृहस्पति और शुक्र के साथ स्थित हो तो यह योग कारक बनता है। यह मंगल कैसे? एक तो मंगल लग्नेश हुआ और शुक्र स्वराशिस्थ है, क्योंकि वह धनस्थान भी है, यह सप्तमेश भी है। तो द्वितीयेश और सप्तमेश ऐसा नहीं है कि केवल मार्ग प्रभाव ही देंगे, धन का प्रभाव देंगे, रोजगार भाव है सप्तम भाव, उसका प्रभाव भी देंगे, केंद्र का मालिक है। तो लग्नेश जो है वो केंद्र त्रिकोण दोनों का मालिक हो गया मंगल, और शुक्र केंद्रेश हो गया, बृहस्पति भाग्येश हो गया। तो ये केंद्र त्रिकोणों का संबंध हो गया, और वहां पर स्वराशिस्थ शुक्र अच्छा प्रभाव देगा। धनेश वहां पर धन स्थान में स्थित है, भाग्येश वहां पर है, और लग्नेश है। लग्नेश जहां होता है उस भाव की वृद्धि होती है। तो लग्नेश धनेश भाग्येश का यह संबंध राजयोग देता है, योग कारक हो जाता है। राजयोग से तात्पर्य है कि प्रोग्रेस, तरक्की। अब आप देखिए, यदि अभी जो बताया गया वो तीनों ग्रह मिथुन राशि में होते हैं तो कोई योग नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि एक तो वहां शुक्र स्वराशिस्थ नहीं होता, दूसरा वहां पर मंगल की शत्रु राशि है, और बृहस्पति अवश्य अपने भाव को, भाग्य को देखेगा, परंतु इस भाव में तीनों बैठ करके शुभ फल प्रदान नहीं करते, अशुभ होते हैं। क्योंकि बुध षष्ठेश भी होता है, तृतीयेश भी होता है, तो यहां पर ये अच्छा फल प्रदान नहीं कर सकते। यदि मंगल बृहस्पति कर्क राशि में स्थित हो, दोनों की युति हो कर्क राशि में, अर्थात चौथे घर में, चतुर्थ भाव में, तो वह योग कारक बन जाता है। मंगल और बृहस्पति की जो युति है वो योग कारक बन जाती है। प्रिय दर्शकों, मंगल की वह नीच राशि अवश्य है, परंतु बृहस्पति के उच्चस्थ होने से, बृहस्पति की वो उच्च राशि है, मंगल का नीच भंग राजयोग बन गया है, और बृहस्पति वहां अपनी उच्च राशि का फल देगा। और बृहस्पति चतुर्थ में उच्च राशि में बैठकर हंस नाम का महापुरुष योग बनाएगा, भाग्येश भी है वो, इसलिए यह युति योग कारक होती है। यह केंद्र त्रिकोण संबंध भी है। यदि सिंह राशि में मंगल स्थित है तो अपनी दशा के दौरान लाभकारी साबित होता है। सिंह राशि में मंगल यानी पंचम भाव में मंगल, एक तो यह लग्नेश त्रिकोण में आकर स्थित हो गया,
दूसरा, वो जो सिंह राशि है मंगल की मित्र राशि है, इसलिए जब मंगल की दशा होती है तो बहुत ही शुभ प्रभाव देखने में आते हैं। 13वां सूत्र क्या है? कुंभ में बृहस्पति अपनी दशा में अपने आप अच्छे परिणाम नहीं देता है। कुंभ में अर्थात 11वें भाव में, एकादश भाव में बृहस्पति स्थित हो तो अपनी दशा में कोई शुभ ग्रह का संयोग बृहस्पति से न हो, दृष्टि आदि न हो, तो अपने आप ये अकेला शुभ प्रभाव नहीं दे सकता, क्योंकि शनि की राशि में स्थित है। और एक तो अपने भाव से ये तृतीय भाव में, तीसरे धनु मकर कुंभ में, दूसरे अपने 12वें घर से ये खुद 12वें में, अपनी राशि से मीन से 12वें में, तो यह शुभ फल प्रदान नहीं करता अकेला। अगला सूत्र, कन्या राशि में बुध मंगल की युति जातक को चर्म रोग, फोड़े फुंसी आदि देती है, घाव आदि देती है। कन्या राशि में बुध मंगल की युति। अब कन्या राशि तो छठे घर में हो गई, छठा घर रोग का है। बुध रोग भाव का मालिक होकर रोग भाव में स्थित हो जाए और लग्नेश वहां पर आ जाए, स्वाभाविक है, रोग तो होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, परंतु किस प्रकार का रोग? चर्म रोग। चर्म रोग बुध से देखा जाता है, फोड़े फुंसी मंगल से देखे जाते हैं, घाव वगैरह मंगल से देखे जाते हैं, तो इन दोनों का जो मिला जुला प्रभाव है वो होगा। अगला सूत्र है, यदि मंगल और शुक्र तुला राशि में स्थित हो तो जातक को स्व अर्जित धन प्राप्त होता है, स्वयं का कमाया हुआ धन बनता है, प्राप्त होता है। तो ये 7वें घर में हो गए, मंगल और शुक्र तुला में। तुला सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में शुक्र स्व राशिस्थ होता है। तो मार्ग के अलावा यहां जो शुभ फल है वो दैनिक रोजगार का भाव है। दैनिक रोजगार अर्थात शुक्र रोजगार देता है और मंगल वहां बैठता है, तो जहां पर लग्नेश स्थित होता है उस भाव की वृद्धि होती है। और लग्नेश अर्थात स्वयं के प्रयत्नों द्वारा रोजगार भाव में रोजगार स्थान का मालिक बैठा हुआ है, स्वामी बैठा हुआ है, उसके साथ मंगल बैठा हुआ है, तो व्यक्ति स्वयं धन को खड़ा करेगा, पैदा करेगा, प्राप्त करेगा। दर्शकों, एक और सूत्र, यदि मंगल वृश्चिक में सूर्य और शुक्र के साथ स्थित हो तो कुछ प्रसिद्धि दिलाएगा। वृश्चिक राशि अष्टम भाव में होती है। अब अष्टम भाव अनिष्ट फल देता है, परंतु वहां मंगल अपनी राशि में स्थित हो गया, वहां पंचमें सूर्य भी स्थित हो गया और द्वितीयेश सप्तमेश शुक्र भी हो गया। शुक्र द्वितीयेश भी है, जो स्वभाव का कारक होता है, स्वभाव का भाव होता है, तो ये कुछ प्रसिद्धि अवश्य दिलाता है। मंगल, सूर्य और बृहस्पति धनु राशि में स्थित हो तथा शुक्र और शनि तुला राशि में स्थित हो तो कोई विशेष योग निर्मित होता है। कैसे? मंगल यानी लग्नेश, सूर्य यानी पंचमेश और बृहस्पति यानी भाग्येश ये धनु राशि में स्थित हो, अर्थात भाग्य घर में बृहस्पति स्व राशिस्थ वहां हो जाता है और सूर्य वहां स्थित हो जाता है और मंगल लग्नेश वहां स्थित हो जाता है, तो ये तीनों ही क्वालिटी के ग्रह हैं। यहां पर स्थित होने पर कोई बढ़िया योग जो प्रोग्रेस दे, अच्छा धन भाग्य दे, प्रसिद्धि दे, ऐसा योग निर्मित होता है। अगला सूत्र, शुक्र यदि सूर्य के साथ लग्न में स्थित हो और
बृहस्पति से अप्रभावित हो तो राजयोग बनता है। अब शुक्र लग्न में हो तो शुक्र केंद्रेश हो गया और सूर्य के साथ हो, यानी वहां सूर्य उच्च राशि में हो जाता है, त्रिकोणेश केंद्र त्रिकोणों का यह संबंध हो गया। सूर्य वहां पर अच्छा फल प्रदान करेगा, परंतु यह लिखा है कि बृहस्पति से अप्रभावित हो। इसका कारण क्या है? यदि बृहस्पति की दृष्टि वगैरह हो जाती तो भाग्येश का प्रभाव पड़ता, परंतु ध्यान देने वाली बात यह कि शुक्र एक तो सूर्य के साथ हो गया, दूसरा यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ती तो शुक्र का विपरीत ग्रह होता है। इसलिए बृहस्पति का वहां प्रभाव किसी भी प्रकार से, या वहां बृहस्पति स्थित होता तो अच्छा नहीं होता। इसलिए बताया गया है क्योंकि वहां शुक्र और सूर्य को काम करना है। शुक्र द्वितीयेश और केंद्रेश सप्तमेश होने से और त्रिकोणेश सूर्य के साथ बैठकर वहां प्रसिद्धि भी देता है, रोजगार भी देता है, धन भी देता है, तो एक प्रकार का राजयोग बना देता है। वहां पर बृहस्पति के लिए इसीलिए लिखा गया है कि बृहस्पति से अप्रभावित होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव वहां शुक्र को कमजोर करेगा, पीड़ित करेगा। कहते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि में शुभता होती है, ठीक है, परंतु यह शुभता देखना पड़ता है इसकी प्रकृति क्या है। शुक्र के विपरीत प्रकृति इसकी होती है। यह भी हो सकता है सूर्य के साथ शुक्र बैठ करके अस्त हो जाए तो शुक्र कम काम करे, और ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि भी हो जाए तो शुक्र बिल्कुल भी काम न करे, इसलिए यह लिखा गया। अगले सूत्र में दर्शकों यह है, कुंभ राशि में सूर्य बुध शुक्र का संयोजन एक सौभाग्यशाली संयोग होता है, जिसमें तीनों अपनी दशाओं और भुक्तियों में अच्छा फल प्रदान करते हैं, धन लाभ का फल प्रदान करते हैं। कुंभ राशि एकादश घर में है। एकादश भाव में यदि पंचमेश सूर्य जाएगा, उसकी शत्रु राशि अवश्य है, परंतु वहां से अपनी राशि को देखेगा, वो पंचम भाव को देखेगा, और एकादश भाव लाभ का, इनकम का होता है। वहां पर जब सूर्य स्थित होगा, साथ में शुक्र होगा धनेश का और पंचमेश का एकादश में संयुक्त होना, और साथ में बुध को बताया गया है। बुध को क्यों बताया गया है? क्योंकि तृतीयेश होता है, षष्ठेश भी होता है। छठा घर किसी प्रकार से छठे घर का मालिक बुध यदि एकादश में हो, छठे से छठे में, छठा घर लोन दिलाता है और छठे से छठा लोन दिलाता है, और ये व्यापारिक ग्रह है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति को व्यापार आदि करने के लिए हर सुविधाएं प्राप्त हो ही जाएगी, धन की कमी नहीं रहेगी। वहां पर वो तीनों ग्रह इनकम को बढ़ाएंगे, इसलिए वहां बताया गया है तीनों ग्रह अपनी अपनी दशा भुक्तियों में इनकम को बढ़ाएंगे। और इससे अगले सूत्र में हम देखते हैं कि जब सूर्य लग्न में होता है और चंद्रमा कर्क राशि में होता है तो जातक को राजयोग प्राप्त होता है। कैसे? सूर्य जब लग्न में होता है तो उच्च राशि का हो गया, त्रिकोणेश। चंद्रमा जब अपनी राशि में स्वयं राशित होता है, कर्क में चतुर्थ भाव में, वो अपनी राशि में केंद्रेश हो गया। ये और इनका केंद्रीय प्रभाव होता है एक दूसरे पर। चंद्रमा से दशम भाव में सूर्य स्थित है, सूर्य से चतुर्थ में चंद्रमा स्थित है, तो ये दोनों केंद्रेश और त्रिकोणेश होते हैं, दोनों राज के कारक ग्रह होते हैं। सूर्य पावरफुल है, वहां चंद्रमा भी पावरफुल है, इसलिए राजयोग की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, अगले सूत्र में है कि मकर राशि में सूर्य बृहस्पति शुक्र की युति होने से जातक को गंगा जैसी पवित्र नदियों में डुबकी लगाने में मदद मिलती है। मकर राशि में सूर्य, मकर राशि में सूर्य था दशम भाव में सूर्य, पंचम भाव अपनी आंतरिक इच्छाओं का होता है, चेतना का होता है, अभिलाषाओं का होता है,
ऐसे भाव का स्वामी ग्रह सूर्य जब दशम में स्थित होगा और साथ में बृहस्पति यानी धर्म भाव, भाग्य भाव यानी धर्म भाव का मालिक बृहस्पति स्थित होगा और शुक्र यानी धन स्थान का स्वामी ग्रह वो स्थित होगा कर्म क्षेत्र में। कर्म व्यक्ति के अच्छे बुरे कैसे होते हैं? कर्म क्षेत्र में ये 3 ग्रह होते हैं। तो ये जो है वहां पर मकर राशि यानी जल यात्रा, जल में डुबकी, ये इस प्रकार से योग बनाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से विभिन्न लग्नों के आधार पर, यानी आज हमने मेष लग्न के बारे में बात की, कारकत्व का क्या प्रभाव होता है, कैसा सहयोग ग्रहों का होता है तो क्या फल मिलता है, इस पर विचार किया। विभिन्न कुंडलियों में आप देख सकते हैं इनका प्रभाव। लग्नों को, कारकत्व को ध्यान में रख के फलादेश किया जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसके बारे में कमेंट अवश्य करें ताकि अपना जुड़ाव रह सके, और कोई समस्या हो तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न कर सकूं। आज इतना ही। नमस्कार।